तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट पिछले लेक्चर में जो किया उसमें दो चीज़ रिवाइज कर लेंगे। एक सेल्फ रिव्यू अपना व्हाट आर द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, और दूसरा सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस। ये दो चीज़ अपन रिवाइज कर लेते हैं। थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस में क्या बोला था? थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस में बोला था देयर आर 5 थ्रेट्स। कौन से 5 थ्रेट्स है जल्दी रिवाइज करेंगे? सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, सेल्फ एम्बिलिटी थ्रेट्स, एडवोकेसी थ्रेट्स, इंटिमिडेशन थ्रेट्स एंड सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स में क्या बोला कि द ऑडिटर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स में क्या बोला कि द ऑडिटर और पार्टनर और एनी एम्प्लॉय ऑफ द एसोसिएट ऑफ द ऑडिटर फर्म, ठीक है, कुड बेनिफिट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। ठीक है, फाइनेंशियल फॉर एग्जांपल में क्या बोला? देयर कैन बी डायरेक्ट फाइनेंशियल रिलेशनशिप और देयर कैन बी मटेरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट। या तो फिर लोन आपने क्लाइंट को दिया या फिर अपने क्लाइंट से लोन लिया। ठीक है, ये सब आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया। सेल्फ रिव्यू थ्रेट में आपने क्या बोला कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट कब होते हैं? सेल्फ रिव्यू थ्रेट ऑकर होते हैं व्हेन ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट, ठीक है, और कंक्लूजन रीच्ड इन प्रीवियस ऑडिट। पिछले ऑडिट में कोई भी आपने जजमेंट या कंक्लूजन रीच किया था, ठीक है, उस कंक्लूजन या ऑडिट का जो रिव्यू है इस साल हो रहा है, ठीक है, तो आपका एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट बीच में आ जाता है क्योंकि वो जजमेंट या कंक्लूजन आपने ही पास किया था। ठीक है, तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट था। एडवोकेसी थ्रेट क्या था कि एडवोकेसी थ्रेट व्हिच ऑकर व्हेन द ऑडिटर प्रमोट्स द क्लाइंट्स ओपिनियन, ठीक है, टू अ पॉइंट व्हेन अदर पीपल रियलाइज दैट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिटर इज थ्रेटन्ड, इज कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो एडवोकेसी मतलब किसी की वकीली करना। ना फोर्थ क्या पढ़ा था हमने? फोर्थ पढ़ा था फैमिलियरिटी थ्रेट्स। फैमिलियरिटी थ्रेट्स में हमने क्या पढ़ा था कि फैमिलियरिटी थ्रेट्स में द क्लाइंट द ऑडिटर डेवलप्स अ रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, ठीक है, एंडिंग अप टू सिंपैथेटिक विद द क्लाइंट्स इंटरेस्ट। क्लाइंट के इंटरेस्ट को लेकर बहुत सिंपैथी उसको क्रिएट हो जाती है। ये कब हो सकता है कि क्लोज रिलेटिव जो है वो क्लाइंट के टॉप मैनेजमेंट में है, या फिर फॉर्मर पार्टनर कोई अपने ऑडिटर फर्म का जो फॉर्मर पार्टनर है वो आज क्लाइंट का कोई टॉप पोजीशन में है। ठीक है, इंटिमिडेशन थ्रेट्स कब हो सकता है? इंटिमिडेशन थ्रेट्स व्हिच ऑकर व्हेन ऑडिटर्स आर डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विद एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जब ऑडिटर को रोका जाता है ऑब्जेक्टिवली एक्ट करने से ऑडिटर को रोका जाता है, उसको कहते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। इसका ये कब हो सकता है? जब क्लाइंट ऑडिटर को थ्रेट्स ऑफ रिप्लेसमेंट दे रहा है कि हम आपको रिप्लेस कर देंगे, हम आपके जगह पे किसी और ऑडिटर को लेके आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में सेफगार्ड में हमने क्या पढ़ा? सेफगार्ड में पढ़ा कि 5 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट क्या पढ़ा? पहला पॉइंट ये पढ़ा कि ऑडिटर को पब्लिक की कॉन्फिडेंस फॉर गेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक इन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट इट इज एसेंशियल दैट ऑडिटर शुड ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट एंड ऑलवेज अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। सेकंड में क्या पढ़ा कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के, वो रिक्वायर करते हैं कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। ये हमने 2 जेनरिक पॉइंट पढ़े थे और 3 पॉइंट हमने पढ़े थे जो आपस में कनेक्टेड है। पहला पॉइंट क्या था कि बिफोर टेकिंग एनी वर्क ऑडिटर शुड केयरफुली कंसीडर दैट द ऑडिट वर्क इन्वॉल्व्स थ्रेट्स टू हिज इंडिपेंडेंस। कि क्या जो ऑडिट है वो जो ऑडिट वर्क है वो उसके इंडिपेंडेंस के लिए थ्रेट है क्या? अगर इंडिपेंडेंस के लिए थ्रेट है देन उसको या तो एडिक्वेट सेफगार्ड पुश करने लगाने चाहिए या ही शुड डेसिस्ट फ्रॉम टेकिंग दैट टास्क। एंड लास्ट पॉइंट क्या पड़ा? इफ ही इज अनेबल टू प्लेस एडिक्वेट एंड क्रेडिबल सेफगार्ड्स देन इन दैट केस ही शुड नॉट एक्सेप्ट द वर्क। ठीक है, ये 5 पॉइंट हमने पढ़े। ठीक है, उसके बाद में हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पढ़ा जो हमने पिछले इसमें देख लिया था। चलो अभी हम लोग आएंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी है, वो आप देख लेना। क्वेश्चन बैंक आपको पूरी खुद करनी पड़ेगी। अगले चैप्टर से क्वेश्चन बैंक जो है मैं चैप्टर के साथ साथ में भी कराऊंगा। ठीक है, चैप्टर 1 में मैं पूरा फोकस स्टडी मटेरियल पे कर रहा हूँ और उसको 3-3 बार रिवाइज करवा रहा हूँ, और क्वेश्चन बैंक आप खुद से सेल्फ में कर लेना। जो चैप्टर नंबर 2 से जो है क्वेश्चन बैंक में साथ साथ में इसके साथ साथ में क्वेश्चन बैंक से भी अपन रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो वो तीसरा रिवीजन अपन जो अभी कर रहे हैं ओरली वो क्वेश्चन बैंक के थ्रू कर लेंगे। चलो अभी नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट। ये अपना थर्ड पॉइंट था। ठीक है, अभी थर्ड पॉइंट क्या था? अभी हम लोग ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, बताओ जरा हम लोग क्या देख रहे हैं। अभी हम लोग जरा हम देखते हैं पीछे हमने क्या लिखा। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पे लिखा था पिछले लेक्चर में एथिकल रिक्वायरमेंट। हाँ राइट, एथिकल रिक्वायरमेंट, यस। सो आईसीआई ने क्या बोला कि आपके फर्म की क्वालिटी कंट्रोल के लिए यू शुड हैव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंड दैट पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड कंटेन 5 एलिमेंट्स, मिनिमम 5 एलिमेंट्स। उसमें पहला हमने क्या देखा? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी इन द फर्म। क्वालिटी के लिए लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेंगी? एंगेजमेंट पार्टनर की रहेंगी अपने अपने ऑडिट के लिए।
ठीक है। सेकंड हमने क्या देखा, सेकंड हमने ह्यूमन रिसोर्सेज लिखा। थर्ड हमने लिखा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। उसके बाद में हमने लिखा एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट हमने पूरा भी देख लिया। और उसके अभी हम लोग थर्ड देख रहे हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। तो हमने ये फर्स्ट देख लिया, ठीक है। हमने ये फर्स्ट देख लिया, ठीक है। हमने ये सेकंड देख लिया पूरा, ठीक है। और अभी हम ये थर्ड देख रहे हैं, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स, ठीक है। चलो, इसमें क्या बोला हुआ है कि द एंगेजमेंट पार्टनर शैल बी सेटिस्फाइड दैट अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स हैव बीन फॉलोड। जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको सेटिस्फाई करना है खुद को, ठीक है, कि अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स हमने फॉलो किए इन रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट्स एंड कंटिन्यूएंस ऑफ एंगेजमेंट। एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट मतलब कोई भी नया एंगेजमेंट लेते हैं तो नया एंगेजमेंट लेते वक्त स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के हिसाब से जो भी प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए वो सारे कर लिए या नहीं कर लिए, ये एंगेजमेंट पार्टनर को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलो, ये अपना हो गया बच्चों, मेरे साथ बने रहना, ध्यान देना। उसके बाद में आता है SQC1। SQC1 रिक्वायर्स द फर्म टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट। SQC1 एक स्टैंडर्ड है क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल इसका नाम होता है, ठीक है। तो SQC1 एक स्टैंडर्ड है, वो क्या करता है, वो फर्म को बोलता है कि कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए, ठीक है। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन बिफोर एक्सेप्टिंग एनी एंगेजमेंट। इन्फॉर्मेशन सच एज द फॉलोइंग assist the engagement partner in determining whether the decision regarding the acceptance and continuance of audit engagements are appropriate, ठीक है। अभी ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन एग्जाम में इसमें आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्टेट द पॉइंट्स विच विल असिस्ट द ऑडिटर, state the points which will assist the auditor to determine whether the decision of accepting the engagement or continuing the engagement is appropriate or not। ऐसे क्या पॉइंट्स है जो मुझे कंसिडर करने चाहिए कोई भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के पहले या कंटिन्यू करने के पहले, ठीक है। क्या पॉइंट्स मुझे कंसिडर करने चाहिए, तो 4 पॉइंट है। पहला है द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ द एंटिटी। अब मान लीजिए आप कोई ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, जिस कंपनी का जो डायरेक्टर है वो बहुत बड़ा डॉन है, ठीक है, जिस कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें सारे जो है टेररिस्ट भर रखे हैं, तो ये जो की मैनेजमेंट है वो सही है क्या, वो सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी को ऑडिट करने से आपको बचना चाहिए, ठीक है। सो जो प्रिंसिपल ओनर्स हैं आपके क्लाइंट के, मतलब आपकी जो एंटिटी है जिसका आप ऑडिट करने वाले हो, उसमें जो की मैनेजमेंट के लोग हैं, जो प्रिंसिपल ओनर्स है, ठीक है, और जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, उनकी इंटीग्रिटी कैसी है, वो सही लोग हैं या कैसे लोग हैं, ठीक है। अभी ये एक वर्ड आया है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, कोई एक कंपनी है, से मान लो मैं बात करता हूँ रिलायंस लिमिटेड की, ठीक है। रिलायंस लिमिटेड में एक है हमारा अंबानी फैमिली, करेक्ट है, राइट, ठीक है, और ये बैठते हैं बोर्ड में। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिनका अलग से कमिटी है, ठीक है। ये लोग रिस्पॉन्सिबल है डे टू डे डिसीजंस के लिए, ये लोग रिस्पॉन्सिबल है, समझे आप लोग। तो मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूँ कि अभी इसमें मैनेजमेंट कौन है और दोस्त चार्ज विद, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस अलग अलग है ना, इस सेम है या अलग अलग है, हमको समझ नहीं आ रहा है ये दोनों में डिफरेंस क्या है। मैनेजमेंट मतलब वो लोग जो कंपनी को बहुत अच्छे तरीके, मतलब बहुत अंदर जाके ऑपरेट करें, मतलब जो डे टू डे अफेयर्स में कंपनी के इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट मतलब वो लोग जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। और जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है ना, वो एकदम टॉप लेवल के लोग होते हैं जो डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन केवल बड़े बड़े डिसीजंस में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, बाकी वो लोग पूरा कंपनी को छोड़ रखा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट कौन है, मैनेजमेंट एक स्टेप नीचे वाले लोग हैं, और बोर्ड कौन है, जो अपना दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन है, मैनेजमेंट से ऊपर वाले लोग हैं,
तो ये डिफरेंस है मैनेजमेंट में और दोषारोपित गवर्नेंस में। दोषारोपित गवर्नेंस मतलब एकदम प्राइम अथॉरिटी कंपनी में, और मैनेजमेंट मतलब एक स्टेप नीचे वाले लोग जो दोषारोपित गवर्नेंस को रिपोर्ट करते हैं। तो हायरार्की कैसे रहेंगी बच्चों, कंपनी का सबसे टॉप के लोग कौन है, दोषारोपित गवर्नेंस, और मैनेजमेंट मतलब क्या, दोषारोपित गवर्नेंस के एक स्टेप नीचे वाले लोग, और फिर उसके नीचे पूरी हायरार्की चालू होती है। समझे आप? चलो, तो पहला पॉइंट क्या बोला, पहला पॉइंट ये बोला कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि व्हाट आर द पॉइंट्स कंसीडर बिफोर एक्सेप्टिंग एनी एंगेजमेंट और कंटिन्यूइंग एनी एंगेजमेंट। ऐसे क्या पॉइंट्स है जो ऑडिटर को कंसीडर करनी चाहिए कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले, ताकि उसका एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने का जो डिसीजन है वो सही निकले। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। इसमें हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि द ऑडिटर शुड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रिंसिपल ओनर्स ऑफ द कंपनी, की दोषारोपित गवर्नेंस ऑफ द कंपनी, की मैनेजमेंट पर्सनल, उनके बारे में जानकारी उसको ले लेनी है। ठीक है, तो उनकी इंटीग्रिटी की, काय की इंटीग्रिटी, तो द इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट एंड दोषारोपित गवर्नेंस। ठीक है, सेकंड है वेदर द एंगेजमेंट टीम इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट। जो एंगेजमेंट टीम है, जो खुद की एंगेजमेंट टीम है, जिसमें आर्टिकल्स, इंटर्न्स, सीए एज एन एम्प्लॉई, ठीक है, इतने सारे लोग हैं, क्या वो कॉम्पिटेंट है ऑडिट परफॉर्म करने के लिए? अब ये पॉइंट क्यों आया, मान लीजिए मैं ऑडिट कर रहा हूँ कोई स्टील कंपनी का, ठीक है, या कोई मान लीजिए कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री में ऑडिट कर रहा हूँ, सिर्फ ऑयल एंड गैस का मैं ऑडिट कर रहा हूँ, और मेरे पास में क्या है, टीम में सिर्फ आर्टिकल्स हैं जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो क्या मेरी एंगेजमेंट टीम क्या कैपेबल है, क्या कॉम्पिटेंट है? क्या कॉम्पिटेंट नहीं है। क्यों नहीं है कॉम्पिटेंट? बिकॉज कोई रिसोर्सफुल आदमी नहीं है, कोई ढंग का नॉलेजेबल पर्सन ही नहीं है, कोई उस फील्ड का आदमी ही नहीं है। तो मेरे को कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले मेरे को देखना है कि मेरी जो एंगेजमेंट टीम है क्या वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है एंगेजमेंट टीम इज कॉम्पिटेंट और नॉट एंड हैज नेसेसरी कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग टाइम एंड रिसोर्सेज। जितने टाइम में मेरे को ऑडिट करना है उतने टाइम में मैं ऑडिट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जो रिसोर्सेज मेरे को ऑडिट के लिए लगेंगे वो रिसोर्सेज मेरे पास में है या नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, वेदर द फर्म एंड द एंगेजमेंट टीम कैन कंप्लाई विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अभी एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है ये हमने ऊपर देख लिए कि कोई भी सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड ऐसा कुछ आना नहीं चाहिए। तो ऐसा कोई भी अगर एथिकल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको अगर वो कंप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर इन दैट केस आपको जो एंगेजमेंट है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो फर्म को पहले देख लेना है कि वेदर द फर्म एंड द एंगेजमेंट टीम, फर्म एज वेल एज जो एंगेजमेंट टीम उस ऑडिट पे जाने वाली है वो क्या वो लोग एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या है, सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप। ठीक है, कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर जो पिछले साल के ऑडिट में अराइज हुए हैं, ठीक है, उसको आपको एनालाइज करना है और देखना है कि उनका क्या इम्प्लीकेशन है अगर हम लोग रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं तो। ठीक है, चलो ये हो गया। सो अभी ये जो फोर्थ पॉइंट है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, इसमें एक ही क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद में ये पॉइंट खत्म हो गया। इसमें क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ सकता है वो कि कोई भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के पहले और कंटिन्यू करने के पहले क्या पॉइंट्स है जो ऑडिटर को कंसिडर करने चाहिए। तो उसमें हमने 4 पॉइंट देखे। ठीक है, क्या देखे हमने? 4 पॉइंट देखे। ठीक है, 4 पॉइंट क्या देखे, अभी रिकलेक्ट करो 4 पॉइंट क्या देखे। जस्ट लॉजिकली सोचो कि मैंने 4 पॉइंट क्या, मेरे को क्या देखना है एक्सेप्टेंस करने के पहले। मेरे को पहले तो उनकी इंटीग्रिटी देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, इंटीग्रिटी। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या आता है, एक्सेप्ट करने के पहले सेकंड पॉइंट क्या आता है कि मेरे पास में उतनी कॉम्पिटेंट रिसोर्सेज है क्या। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट एंड केपेबल टीम ये मेरे पास में है क्या, करेक्ट है। थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट ये आता है कि भाई मेरे पास में जो अपना प्रीवियस ऑडिट्स है उसमें क्या फाइंडिंग्स हुए हैं। तो फाइंडिंग्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट्स, फाइंडिंग्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, चलो ये भी बढ़िया हो गया, एकदम परफेक्ट है। और लास्ट पॉइंट क्या है जो मेरे को ध्यान में रखना है एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के पहले, वो क्या ध्यान में रखना है कि हमारी ऑडिट फर्म, जो हमारी ऑडिट फर्म है, ठीक है, ऑडिट फर्म एंड इट्स एंगेजमेंट टीम, ऑडिट फर्म एंड इट्स एंगेजमेंट टीम कंप्लाई विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है,
चलो तो ये हो गया है ना, ये अपन ने पूरा कर लिया कि भाई ये 4 चीज़ें हैं जो हमको कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले ध्यान में रखनी है। चलो ठीक है, डन हो गया ये भी। अभी आते हैं अगला, नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या है ह्यूमन रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स में क्या बोलता है, द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइंड टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल अश्योरेंस। फर्म मतलब ऑडिट फर्म को ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करने चाहिए, ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश करने चाहिए जो डिजाइन किए गए हैं टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल अश्योरेंस दैट इट हैज सफिशिएंट पर्सनल विद कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट टू एथिकल प्रिंसिपल्स नेसेसरी टू परफॉर्म इट्स एंगेजमेंट्स। ठीक है, चलो तो ये इन अकॉर्डेंस से लेके आगे तक तो आप काट दो। ठीक है, ये क्या बोला हुआ है कि फर्म को ऐसे, ये बहुत जेनरिक पॉइंट है कि फर्म को ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन करने चाहिए, ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश करने चाहिए जो उसको प्रोवाइड करेंगे एक रीजनेबल अश्योरेंस दैट इट हैज सफिशिएंट पर्सनल विद द कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट टू एथिकल प्रिंसिपल्स। क्योंकि ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फर्म ने बनाए हैं कि उसके पास में ऐसे पर्सनल है, ऐसा मैन पावर है कि उनमें कैपेबिलिटी भी है, कॉम्पिटेंस भी है और कमिटमेंट भी है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट आता है सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एड्रेस द फॉलोइंग पर्सनल इश्यूज। ठीक है, सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एड्रेस द फॉलोइंग पर्सनल इश्यूज। पर्सनल मतलब मैन पावर, यहाँ पे लिख दो आप मैन पावर। ठीक है, चलो क्या क्या है, एक तो रिक्रूटमेंट मतलब हायर करना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मतलब जो भी एम्प्लॉय है उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना कि कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। थर्ड है कैपेबिलिटीज, कौन से एम्प्लॉय की क्या कैपेबिलिटी है। ठीक है, फोर्थ है कॉम्पिटेंस, कौन सा एम्प्लॉय कितना कॉम्पिटेंस है। ठीक है, कितना कॉम्पिटेंट है, ताकि अगर ये सब मालूम रहेगा तो हम सही ऑडिट पे सही बंदे को भेजेंगे ना। जो डिफिकल्ट ऑडिट है उस पर अच्छे बंदों को भेजेंगे, अच्छे लोगों को भेजेंगे। उसके बाद में देखेंगे करियर डेवलपमेंट, कि उनको उनकी नॉलेज को कैसे हम लोग एनहांस करें, क्या क्या नए कोर्सेज जो है उनको करवाएं। उसके बाद में प्रमोशन, उनका प्रमोशन कैसे कितना फास्ट होना चाहिए, किसको कितना प्रमोशन मिलना चाहिए। उसके बाद में आता है कंपेंसेशन। ठीक है, कि इनको कोई अगर वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो उनको कितना एडिशनल कंपेंसेशन क्या मिलना चाहिए। और लास्ट आता है एस्टिमेशन ऑफ पर्सनल नीड्स, कि भाई किसको कुछ जरूरत है तो वो एस्टिमेट करना है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन रिसोर्सेज में ये पढ़ा कि फर्म को ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश करने चाहिए। ठीक है, विच ऐसे पॉलिसी एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश करने चाहिए विच आर डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल अश्योरेंस, ताकि जो फर्म को एक रीजनेबल अश्योरेंस दे कि भाई हमारे पास में जो टीम है, हमारे पास में जो पर्सनल है, उनमें कैपेबिलिटीज बहुत है, उनमें कॉम्पिटेंस बहुत है और वो बहुत कमिटेड है एथिकल प्रिंसिपल्स को लेके। ठीक है, पहला पॉइंट ये पढ़ा। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा कि ये जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, उन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये क्वेश्चन बैंक में भी है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स। मतलब आपकी कंपनी में एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स के लिए पॉलिसी होना चाहिए। तो एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी के लिए क्या क्या कंटेंट उस पॉलिसी में होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए, हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो रिक्रूटमेंट, जो इजी है ना वो पहले लिखो। एक है रिक्रूटमेंट, ठीक है, कि भाई रिक्रूटमेंट के ऊपर पॉलिसी होनी चाहिए, प्रमोशन के ऊपर पॉलिसी होनी चाहिए, कंपेंसेशन के ऊपर पॉलिसी होनी चाहिए, और क्या के ऊपर पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, और क्या केवल अदर पर्सनल नीड्स, कोई और दूसरी नीड्स अगर उनकी है उसके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कैसे परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है कॉम्पिटेंस, कैसे कॉम्पिटेंस देखा जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब इतने चीजें हैं जो उस पॉलिसी में होनी चाहिए। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। ठीक है, ये वाला आप काट दो, डन। तो ह्यूमन रिसोर्स वाला पॉइंट भी सिंपल था, इसके अंदर भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है अगर जो आ सकता है। ठीक है, कि क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है जो अपने फॉर्म में रहनी चाहिए फॉर गुड ह्यूमन रिसोर्स एक्विजिशन। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स को लेके क्या एलिमेंट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में होने चाहिए कोई भी सीए ऑडिट फर्म के। ठीक है, तो ये जो नीचे दिए गए है ना वो सब होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी बहुत छोटा सा पॉइंट था। अभी हमारा लास्ट पॉइंट है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। क्या पॉइंट है, एंगेजमेंट, लास्ट सेकंड पॉइंट है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, एंगेजमेंट मतलब मैंने क्या बोला था
एंगेजमेंट मतलब मैंने ये बोला था कि एक सीए फर्म है, ठीक है, उसको ऑडिटर अपॉइंट किया गया है किसी और कंपनी का, कोई एंटिटी का, तो ये सीए फर्म और वो एंटिटी के बीच में जो अभी अपॉइंटमेंट हुआ है, इसको कहते हैं एंगेजमेंट, ठीक है, कि भाई हम आपको ऑडिट करेंगे और हम आपको इतने इतने दिन के अंदर ऑडिट रिपोर्ट देंगे और हम इंश्योर करेंगे कि हमारा ऑडिट जो है वो इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग हो, ठीक है, एंड हमारा ओपिनियन हम आपको बराबर रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। अभी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस करके एक पॉइंट है, ठीक है। अभी अपन ये क्या पढ़ रहे हैं, ये पूरे जो पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, काइंड में पढ़ रहे हैं, ये अपन पढ़ रहे हैं कि जो क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फर्म को बनानी है, उसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स रहने चाहिए, वो ये है, ठीक है। चलो, so the firm should establish policies and procedures designed to provide it with a reasonable assurance। फर्म में एक ऐसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनानी चाहिए जो उसको एक अश्योरेंस दे कि जो भी एंगेजमेंट वो ले रहे हैं वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से परफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि अगर एंगेजमेंट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से परफॉर्म नहीं हुए, और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मतलब क्या, स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, अगर इसके हिसाब से आपने एंगेजमेंट्स को परफॉर्म नहीं किया तो आप पे सवाल या निशान खड़ा हो सकता है, आपके ऑडिट रिपोर्ट गलत हो सकती है और आप पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए फर्म की खुद की पॉलिसी प्रोसीजर रहनी चाहिए कि उसको एक रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि जो एंगेजमेंट हमने परफॉर्म किए हैं वो इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप पॉइंट लो और फिर यहाँ से आप ना पूरा इसको काट दो, ठीक है। नाउ सेकेंड, through its policies and procedures the firm seeks to establish the consistency in the quality of engagement performance। अपनी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स के साथ, अपने पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स के जरिए जो फर्म है, सीए फर्म है, वो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहती है अपने सारे एंगेजमेंट के परफॉर्मेंस में, कि मेरा कोई भी एंगेजमेंट ऐसा नहीं हो जिसमें मेरा परफॉर्मेंस खराब हो, मेरी क्वालिटी डिग्रेड हो, ठीक है, ऐसा कभी भी ना हो। तो हर बार फर्म क्या करती है, अपनी पॉलिसी एंड प्रोसीजर से वो इंश्योर करने का ट्राई करती है, ठीक है। चलो, दिस इज ऑफन अकम्प्लिश्ड थ्रू रिटन और इलेक्ट्रिक मैनुअल्स, सॉफ्टवेयर टूल्स और अदर फॉर्म्स, ठीक है। चलो, ये सब आप काट दो, ये सब कुछ काम के नहीं है, ठीक है। अभी मैटर्स एड्रेस्ड इंक्लूड द फॉलोइंग, मतलब जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर की बात हम लोग अभी तक कर रहे हैं, जो फॉर्म को एस्टैब्लिश करनी चाहिए, मतलब ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या क्या मैटर्स है जो एड्रेस होने चाहिए वो नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। चलो, पहला है हाउ एंगेजमेंट टीम्स आर ब्रीफ्ड ऑन द एंगेजमेंट टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देयर वर्क। अभी कोई भी एंगेजमेंट कोई भी फर्म लेती है तो उस पर पूरी एंगेजमेंट टीम जाती है। एंगेजमेंट टीम मतलब क्या, सीए जो एम्प्लॉय रख रखे हैं, जो आर्टिकल या इंटर्न्स है, पूरी ऐसी एंगेजमेंट टीम जाती है। ये जो एंगेजमेंट टीम है इसको कैसे ब्रीफिंग की जा रही है, आप कहीं भी जाते हो, ठीक है, आप कोई भी ऑडिट पे जाते हो तो आपका जो एंगेजमेंट पार्टनर है ना, वो पहले आपको ब्रीफ करता है कि इस ऑडिट पे क्या क्या आप देखने वाले हो, किन किन लोगों से आपको इंटरेक्ट करना है, क्या क्या इस ऑडिट पे आपको करना है, आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हाउ एंगेजमेंट टीम्स आर ब्रीफ्ड ऑन द एंगेजमेंट, उनको एंगेजमेंट पे कैसे ब्रीफ किया जा रहा है, टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देयर वर्क, ठीक है, ताकि उनको जो काम करना है वो काम के बारे में उनको जानकारी सही तरीके से मिले, उनका जो काम उनको करना है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो उनको समझे। ऐसा नहीं कि बस तेरे को बोल दिया कि ये काम तेरे को करना है और तू कर, ऐसा नहीं करना है, आपको समझाना है कि वो काम वो क्यों कर रहा है और उस काम का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला पॉइंट क्या है कि हाउ एंगेजमेंट टीम्स आर ब्रीफ्ड ऑन द एंगेजमेंट, उनको कैसे ब्रीफ किया जा रहा है, हाउ एंगेजमेंट टीम्स आर ब्रीफ्ड ऑन द एंगेजमेंट, ठीक है, टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देयर वर्क, वो जो काम कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव का अंडरस्टैंडिंग उनको मिलना चाहिए, राइट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। नाउ उसके बाद में क्या पॉइंट है, प्रोसेसेस फॉर कंप्लाइंग विद एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, ठीक है, क्या क्या प्रोसेसेस है जो उनको अप्लाई करने हैं ताकि वो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स जो है उनको कंप्लाई कर पाए, करेक्ट ना। एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स मतलब क्या, नथिंग बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग एंड और दूसरे जो लॉज एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो सब। तो आपके पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में ये सारे प्रोसेस लिखे रहने चाहिए जिससे ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर सके, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोसेसेस ऑफ एंगेजमेंट सुपरविजन, स्टाफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग, कि भाई जो एंगेजमेंट मेरा ऑनगोइंग है, आपको कोई ऑडिट पे लगाया है और आप उस ऑडिट पे ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, आपको 10-15 दिन हो गए, अभी ये जो एंगेजमेंट चल रहा है जिसमें हर एक एंगेजमेंट टीम का मेंबर अपना अपना काम परफॉर्म कर रहा है, इस एंगेजमेंट का सुपरविजन कैसे होगा, what is the process for supervision of this engagement, how we will train our staff
हाउ वी विल गिव कोचिंग टू अवर स्टाफ सो दैट दे कैन डू गुड जॉब, ठीक है। सो उसका प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट सुपरविजन। उसके बाद में है मेथड्स ऑफ रिव्यूइंग द वर्क परफॉर्म। अभी जो भी वर्क परफॉर्म किया है आर्टिकल्स ने, इंटर्स ने, या जो भी एंगेजमेंट टीम के मेंबर है, उनके वर्क को परफॉर्म जो उन्होंने किया है उसको रिव्यू करने का क्या मेथड है, कौन उसको रिव्यू करेगा कि बस उन्होंने परफॉर्म कर दिया और हो गया, ऐसा चलता है कि नहीं। देयर शुड बी अ मेथड ऑफ रिव्यूइंग द सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड एंड द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट बीइंग इशूड, ठीक है, कि भी जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट हमने एंगेजमेंट के दौरान लिए हैं, ऑडिटर ने जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट एंगेजमेंट के दौरान बनाए हैं, वो सिग्निफिकेंट जजमेंट जो हमने बनाए हैं उसको कैसे रिव्यू किया जाएगा, और किस तरीके की हम लोग रिपोर्ट इशू कर रहे हैं उसको कैसे रिव्यू किया जाएगा। तो बेसिकली मेथड ऑफ रिव्यूइंग जो है वो अपने को देखना है। उसके बाद में है अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म। जो भी काम हमने परफॉर्म किया है, जो भी काम हमने किया है परफॉर्म, उसका अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। सर डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या, आपने जो भी एंगेजमेंट में काम किया है अगर आप उसको बराबर डॉक्यूमेंट नहीं करोगे तो कल जाके अगर आप पे कोई उंगली उठाएगा तो आपके पास में कुछ दिखाने के लिए सबूत नहीं रहेगा कि देखो मैंने मेरा काम अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है, मैंने मेरा काम इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग परफॉर्म किया है, ये आप बता नहीं पाओगे, ठीक है। इसके लिए अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। सो अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म, ठीक है, एंड ऑफ द टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द रिव्यू, ठीक है। रिव्यू का ये बस इतना आप ये एंड ऑफ से काट दीजिए, बस इतना ये पॉइंट को रखिए। लास्ट पॉइंट है प्रोसेसेस टू कीप ऑल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स करंट, ठीक है। क्या आपके प्रोसेस है आपके फॉर्म के अंदर कि जो भी पॉलिसी और प्रोसीजर आपने ऊपर बनाए हैं उनको अप टू डेट रखा जाए, उनको करंट रखा जाए। ऐसा ना हो कि आपने पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाया 10 साल पहले और आज वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर का कोई लेना देना नहीं है। तो आपको आपके पॉलिसी एंड प्रोसीजर को रेगुलरली चेंज करना पड़ेगा, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो बेसिकली एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में हमने क्या देखा, पहला पॉइंट हमने देखा कि द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट द एंगेजमेंट आर परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए, एस्टैब्लिश करना चाहिए। अभी यहाँ पे लिखो मेरे साथ में, ठीक है। क्या है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, अभी अपना टॉपिक है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्टरी पैरा क्या है अपना कि द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर। फर्म को क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ठीक है, टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है, टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है, that engagement complies with ethical standards, professional standards, ठीक है। डन, चलो तो ये हो गया। अभी इसमें अभी हमारा पॉइंट क्या है कि ये जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर है इसके कंटेंट क्या क्या रहना चाहिए, ठीक है। कंटेंट्स ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कंटेंट्स ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। ये कंटेंट अपन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलो पहले अपन कंटेंट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि हाउ एंगेजमेंट टीम्स आर ब्रीफ्ड ऑन द एंगेजमेंट, उनको एंगेजमेंट में कैसे ब्रीफ किया जा रहा है सो दैट दे अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर वर्क, ठीक है ना। उसके बाद में प्रोसेस फॉर कंप्लाइंग विद एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, एंगेजमेंट को जो भी स्टैंडर्ड्स लागू है, ठीक है, उनको कंप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेसेस हमारे पास में है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि प्रोसेसेस ऑफ एंगेजमेंट सुपरविजन, एंगेजमेंट का सुपरविजन कैसे होगा, स्टाफ ट्रेनिंग कैसे होगा, कोचिंग कैसे होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो काम किया है उसको रिव्यू कैसा किया जाएगा, जो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लिए हैं उनको कैसे रिव्यू किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट लास्ट सेकंड पॉइंट क्या है कि अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म, जो भी काम आपने परफॉर्म किया है उसका अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट ये है कि प्रोसेसेस टू कीप द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स करंट, क्या प्रोसेस आपके पास में है कि आप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को करंट रख पाओ, ठीक है। चलो तो अभी एक बार जैसे अपन शॉर्ट में मेन पॉइंटर्स यहाँ पे लिख देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या कंटेंट होनी चाहिए एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के लिए, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में क्या कंटेंट होना चाहिए। पहला कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, पहला कंटेंट ये होना चाहिए कि एंगेजमेंट टीम शुड बी ब्रीफ, ठीक है। एंगेजमेंट
engagement team should be briefed, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है एंगेजमेंट टीम शुड बी ब्रीफ, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है कि आपका जो एंगेजमेंट टीम है, ठीक है, उनको आपको प्रॉपरली ये प्रोसेस फॉर कंप्लायंस, सॉरी सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रोसेस फॉर कंप्लायंस विद एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो कंप्लाई विद एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, राइट। ठीक है, ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट। उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या है मेरे पास में, थर्ड पॉइंट ये है कि एंगेजमेंट सुपरविजन के लिए क्या है, एंगेजमेंट सुपरविजन के लिए क्या प्रोसेस है, एंगेजमेंट सुपरविजन। उसके बाद में है रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, उसके लिए क्या प्रोसीजर है। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है कि अपना रिव्यू वर्क परफॉर्म हो गया, देन प्रोसेसेस फॉर कीपिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स करंट। ये आप लिखोगे ना मेरे साथ में तो आपको लर्न होगा, मतलब ज़्यादा चांसेस है कि आपको ज़्यादा लंबे समय तक लर्न हो, नहीं तो सब लर्न नहीं होने वाला है। और लास्ट सेकंड पॉइंट क्या था, एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। लास्ट सेकंड पॉइंट है एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, चलो अब इसके बाद का पॉइंट है मॉनिटरिंग। क्या पॉइंट है, मॉनिटरिंग। अब मॉनिटरिंग मतलब क्या कि आपने पूरा एंगेजमेंट परफॉर्म कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब एक ओवरऑल मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए ना ऊपर से कि सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा, कि बस काम हो रहा और हम लोगों को कोई है नहीं जो हमको मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या है, द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन्ड टू प्रोवाइड it with the reasonable assurance that the policies and procedures relating to the system of quality control are relevant, ठीक है। मतलब ये जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आपने बनाए हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए, जो भी पॉलिसी अभी हम 2 लेक्चर से जो पढ़ रहे हैं पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर क्वालिटी कंट्रोल, जिसके अंदर हमने 5 पॉइंट देखे, ये जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर आपने बनाए हैं, ये पॉलिसी एंड प्रोसीजर का आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो रेलेवेंट रहे। नहीं तो वो बाबा आदम के ज़माने में बनाए हैं और आज रेलेवेंट ही नहीं है। तो द फर्म शुड एस्टैब्लिश, फर्म को ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश करने चाहिए जो उसको एक रीजनेबल एश्योरेंस देंगे कि जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मैंने क्वालिटी कंट्रोल के लिए लगाए हैं वो आज भी रेलेवेंट है, एडिक्वेट है और सही तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, एंड कंप्लाइड विद इन प्रैक्टिस, ठीक है, और वो एक्चुअली कंप्लाई भी किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगे और यहाँ से आप काट दोगे। तो ये अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया। अब इसके अंदर बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि the purpose of monitoring compliance with quality control policies and procedures is to provide an evaluation of, पहला क्या है, अभी ये जो मॉनिटरिंग करना है, ठीक है, ये जो मॉनिटरिंग करने के लिए मेरे को पॉलिसी और प्रोसीजर बनाना है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है, ये क्यों मैं बना रहा हूँ मॉनिटरिंग का पॉलिसी मैं क्यों बना रहा हूँ ये मॉनिटरिंग करने के लिए। वो 3 चीज़ें हैं कि अडहेरेंस टू द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट है, इनको अडहेर करना है मेरे को, करेक्ट है। सेकंड क्या है, वेदर द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स हैज बीन अप्रोप्रिएटली डिजाइंड एंड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, जो भी मेरा क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम है वो सही तरीके से डिज़ाइन हुआ है और सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेक करने के लिए। और उसके बाद में आता है वेदर द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैव बीन अप्रोप्रिएटली अप्लाइड, जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी और प्रोसीजर है उसको अप्रोप्रिएटली अप्लाई किया गया या नहीं किया गया, ठीक है। और ये सो दैट से आप पूरा काट दो, ये भी फॉलो सब काट दो। तो मॉनिटरिंग के लिए कोई पूछेगा इस वैसे क्वेश्चन तो आएगा नहीं, अगर आया तो आप क्या लिखोगे कि मैं क्यों मॉनिटरिंग के लिए मैं क्यों पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना रहा हूँ कि जो मेरी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज है, ठीक है, उनको मॉनिटर करने के लिए मेरे को अलग से एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, करेक्ट है। वही मैं बात कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ फिर से। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्वालिटी कंट्रोल, राइट। क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या बोला है कि फर्म, आईसीआई ने क्या बोला कि फर्म को पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाने चाहिए, करेक्ट है। क्वालिटी कंट्रोल में क्या बोला कि फर्म को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने चाहिए, ठीक है, किस चीज़ को लेके, क्वालिटी कंट्रोल को लेके। अब उसके अंदर कंटेंट क्या क्या रहेगा, इसमें हमने पढ़ा
कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट एंगेजमेंट, है ना, एक ये पढ़ा। फिर एक हमने पढ़ा एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। फिर हमने एक पढ़ा, इसमें हमने एक पढ़ा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एक हमने पढ़ा ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। एक हमने पढ़ा आपका मॉनिटरिंग, और एक और है जो हम इसमें मिस कर रहे हैं। इन शॉर्ट में बोलना ये चाह रहा हूँ कि ये जो क्वालिटी एंड कंट्रोल के लिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाए थे, इनको मॉनिटर करने के लिए ये पॉइंट अपना पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, इसको मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसको मॉनिटर करने के लिए आपको अलग से एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि आपको रेगुलरली इन पॉलिसीज को मॉनिटर करना है कि इनमें कोई चेंज करना है या नहीं करना है। अब ये जो पॉलिसी बनानी है ये क्यों बनानी है, वो ये क्वेश्चन है। तो इसमें 3 पॉइंट उसने बोला है। 3 पॉइंट क्या बोला है इसने? 3 पॉइंट ये बोला है, पहला एडहेरेंस टू, पहला क्या बोला, इसके लिए मॉनिटर करना है ताकि हम लोग बार बार ये देख सके कि हम लोग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को, लीगल स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रहे कि नहीं कर रहे। एडहेरेंस टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सेकंड क्या बोला उसने? सेकंड ये बोला कि जो आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है, जो आपकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स है क्वालिटी, वो प्रॉपर्ली डिजाइंड है और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है, वो भी अपन बार बार चेक कर लेंगे। तो अप्रोप्रिएटली डिजाइंड, appropriately designed and properly implemented, ठीक है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट क्या है कि जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर है वो सही तरीके से अप्लाई हुए या नहीं हुई, ठीक है। तो वो सेम ही पॉइंट है, बी और वो, ठीक है। तो बेसिकली 2 पॉइंट है इसके अंदर कि ये चेक कर सकते हैं हम लोग कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को बराबर कंप्लाई किया है नहीं किया है, और जो क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज है वो अप्रोप्रिएटली डिजाइन है या नहीं है। सिंपल है। चलो, तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट था। यहाँ पे आपका ये सबसे बड़ा पॉइंट खत्म हो जाता है 10 नंबर का, जो कि था क्वालिटी कंट्रोल का पॉलिसी एंड प्रोसीजर। डन, ठीक है। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। क्या करेंगे? प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। ये 11 पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट क्या है? प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट मतलब क्या कि कोई भी ऑडिट चालू करने के पहले, एक मैं आपको सिनेरियो दे देता हूँ यहाँ पे। अभी जो पिछला हमने पॉइंट पढ़ा ना, इसको 1-2 बार रिवाइज कर लेना, तो ये आपको लर्न हुआ तो लर्न नहीं होगा, ठीक है। प्री कंडीशन मतलब क्या? अब मान लीजिए ये एक सीए फॉर्म है, ठीक है, और इसको अपॉइंट किया गया है ऑडिटर इस कंपनी का XYZ लिमिटेड का, ठीक है। ये हो गया आपका एंगेजमेंट, राइट, या फिर इसको आप ऑडिट भी बोल सकते हो, करेक्ट है। अब ये सीए फॉर्म ने क्या किया है, इस ऑडिट को उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई मैं आपका ऑडिट करूंगा, लेकिन ये ऑडिट करने के पहले कुछ प्री कंडीशंस है। एक्सेप्ट करने के पहले, ये एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के पहले देयर आर सम प्री कंडीशंस जो ऑडिटर को ध्यान में रखनी है, ठीक है, वो अपन अभी देख रहे हैं। चलो, एज पर एसेट 210, अभी ये आ गया एसेट 210 का है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। भाई कोई भी एंगेजमेंट होती है, कोई भी नई शादी भी होती है, तो थोड़ी बातें होती है ना कि हम, ये लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, लड़का इतना पढ़ा लिखा है, आप जॉब करने दोगे नहीं करने दोगे, थोड़ा सा ऐसा होता है ना वार्तालाप। तो ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, शादी के टर्म्स हमारे ये है। वैसे ही जब भी ऑडिट एंगेजमेंट होता है तो टर्म्स को एग्री करना बहुत जरूरी है, ताकि फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट को अवॉइड किया जा सके, कोई भी डिस्प्यूट जो है वो ना हो ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में, ठीक है। सो एज पर एसेट 210, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट may be defined as the use by management of an acceptable financial reporting framework in the preparation of the financial statements and the agreement of management, and where appropriate those are governance to the premise on which the audit is conducted. Basically क्या है, as per एसेट 210 क्या बोलता है कि प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट may be defined as the use by the management of an acceptable financial reporting framework in the preparation of the financial statements. कि भाई जब हम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री कर रहे हैं तो ऑडिटर जो है वो ये बोल रहा है कि आप मतलब मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है, आप जो लोग हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते वक्त एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करोगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने बोलता हाँ, हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे
जो हम आपको ऑडिट करने के लिए देने वाले हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो हम एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से ही बनाएंगे, ठीक है। एंड द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोस आर विद गवर्नेंस टू द प्रीमाइज ऑन विच द ऑडिट इज कंडक्टेड। और मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि आप जो आपका ऑडिट कंडक्ट करोगे वो एज पर स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग प्रॉपरली ऑडिट कंडक्ट करोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये बेसिकली डेफिनेशन है एज पर एस 210। डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे की चीज इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश वेदर द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट द ऑडिटर शैल। अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि ऑडिटर को क्या करना है, ठीक है, ये जानने के लिए कि जो प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट है वो एस्टैब्लिश करती है या नहीं करती है। भाई उसको क्या करना है, उसको ये देखना है कि मैं ऑडिट एक्सेप्ट करने के पहले, बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिटर हैज टू चेक वेदर द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर एस्टैब्लिश्ड और नॉट। करेक्ट ना? आर प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर एस्टैब्लिश्ड और नॉट। करेक्ट है? सो ये चेक करने के लिए ऑडिटर को क्या क्या देखना है, ठीक है, ये चेक करने के लिए कि प्री कंडीशंस जो ऑडिट के हैं वो एस्टैब्लिश हुए हैं या नहीं हुए। क्योंकि अगर नहीं हुए तो एक्सेप्टेंस को ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है, और अगर एस्टैब्लिश्ड है तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके पॉइंट समझेंगे और लिखेंगे, ठीक है। अभी क्या है, पहला क्या है, डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंटिटी यूज कर रही है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो पहले आप डिटरमाइन कर लो। सर ये क्यों करना है डिटरमाइन? मान लीजिए वो कंपनी इंडिया में है, ठीक है, और यूएस में जो फ्रेमवर्क लागू होता है, यूएस में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अप्लाई कर रही है, तो वो एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं है ना। तो ऑडिट चालू करने के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो एंटिटी यूज कर रही है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या है, obtain the agreement of management that it acknowledges and understand its responsibility, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई मैनेजमेंट से एक एग्रीमेंट ले लो कि मैनेजमेंट भी जो नीचे दिए गए हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे ना, कि मैनेजमेंट समझता है कि नीचे दी गई चीज़ें जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे कि ये तो तुम करने वाले थे, ये तुम हमको क्यों बोल रहे हो, ठीक है। मैनेजमेंट झगड़ा कर सकता है ऑडिटर से ना कि ये तो हमारा काम ही नहीं है। इसके लिए मैनेजमेंट से ऑडिट चालू करने के पहले लिखित में एग्रीमेंट ले लो कि मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो नीचे दी गई चीज़ें है ना, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक ये पढ़ा कि प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट एस्टैब्लिश्ड है या नहीं है, उसमें वो दो चीज़ चेक करेगा। पहली चीज़ क्या चेक करेगा, पहली चीज़ वो ये चेक करेगा कि जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। दूसरा वो क्या देखेगा, दूसरा वो ये देखेगा कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से एग्रीमेंट ऑब्टेन कर लो, ठीक है, एग्रीमेंट ऑब्टेन कर लो, एग्रीमेंट ऑब्टेन, ठीक है, रिगार्डिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। मैनेजमेंट से एग्रीमेंट ऑब्टेन कर लो रिगार्डिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या रहेगा वो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। क्या है पहला, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, ठीक है, वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनेंगे, ठीक है। ये आप एग्रीमेंट में लिख के ले लो। सेकेंड क्या है, फॉर द इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट कंसिडर्स नेसेसरी, जो भी मैनेजमेंट को सही लगता है उतने इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट को लगाने पड़ेंगे। और लास्ट है टू प्रोवाइड द ऑडिटर विथ, पहला है एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन, भाई जरूरी है जो भी इन्फॉर्मेशन ऑडिट करने के लिए मेरे को लगेगी वो तो मेरे को आपको देनी पड़ेगी ना, नहीं तो मैं ऑडिट कैसे करूंगा। सेकंड है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट द ऑडिटर मे रिक्वेस्ट, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे को लगी तो मैं वो भी आपको पूछ सकता हूँ। और थर्ड है अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन्स विद इन द एंटिटी, जितने भी लोग एंटिटी में है उनसे हमको अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए, मतलब ऑडिटर किसी से भी जाके पूछताछ कर सकता है, ठीक है, डन। सो क्या क्या चाहिए मैनेजमेंट से एग्रीमेंट में, क्या क्या चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है कि एज अ प्री कंडीशन टू एन ऑडिट, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन एग्रीमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट रिगार्डिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज
दैट द मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस, ठीक है। तो स्टेट द पॉइंट्स विच शुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट। तो पहला क्या रहेगा, फॉर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेम पॉइंट है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है कि फॉर इंटरनल कंट्रोल, क्या है, इंटरनल कंट्रोल, जो भी उसको ठीक लगे, जो भी मैनेजमेंट को ठीक लगे उतने इंटरनल कंट्रोल उसको लगाने हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट बहुत सिंपल है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि प्रोवाइड एक्सेस टू ऑडिटर, ठीक है, प्रोवाइड एक्सेस टू ऑडिटर, प्रोवाइड एक्सेस टू ऑडिटर, तीन चीज़ों का उसको एक्सेस प्रोवाइड करना है, इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल द पर्सनल, सिंपल है, वहाँ पे वो तीन चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ये प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट है, जो ऑडिट चालू करने के पहले ऑडिटर को ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पूरा अच्छे से कर लिया और ये आपको आई होप आपको समझ गया होगा, ठीक है ना। चलो, तो ये मेरा 11th पॉइंट हो गया, ये इलस्ट्रेशन आप पढ़ लेना। नाउ 12th पॉइंट, 12th पॉइंट क्या है, 12th पॉइंट है एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। 12th पॉइंट क्या है, एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड सो फार एक्सटेंड्स ओनली टू कंपनीज। बोल रहा है लीगल रिक्वायरमेंट अकाउंट ऑडिट करने की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मली कंपनी को है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ ऑडिट में, ठीक है। इन दिस केसेस द रिस्पेक्टिव लॉ, in this cases the respective law governs the appointment of auditors and their duties, ठीक है। अभी कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि कौन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, फर्म हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकती है, ऐसे उनकी ड्यूटीज क्या रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन ऑल अदर केसेस इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर कंपनी नहीं है, कोई पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो ये तो फिर उनका वॉलंटरी ऑडिट हो गया, तो उसमें तो इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई लॉ गवर्न नहीं कर रहा है, आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे काम हो रहा है। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर द ऑडिटर एंड द क्लाइंट दैट ईच पार्टी शुड बी क्लियर अबाउट द नेचर ऑफ एंगेजमेंट। इसीलिए जरूरी है कि दोनों पार्टी, ऑडिटर भी और क्लाइंट भी, वो लोग क्लियर रहे कि भाई क्या क्या हमको नेचर ऑफ एंगेजमेंट जो है वो करना है, क्या क्या हमको काम है जो करने हैं, ठीक है। इट मस्ट बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग एंड शुड एग्जैक्टली स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ वर्क, ठीक है, वो राइटिंग में होना चाहिए और एग्जैक्टली स्कोप ऑफ वर्क उसमें स्पेसिफाई होना चाहिए, करेक्ट है। तो ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि एग्रीमेंट का जरूरी क्यों है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय द ऑडिटर टू हिज क्लाइंट। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, वो एक एंगेजमेंट लेटर होता है ऑडिट चालू करने के पहले, जो ऑडिटर क्लाइंट को देता है कि भाई मैंने आपका एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया है और मेरे हिसाब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आप बताइए कि कोई कन्फ्यूजन है तो हम उसको दूर करेंगे, ठीक है। ICAI हैज़ इशूड ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है, कि ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स के ऊपर एक ICAI ने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशू किया है। इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ ऑडिटर एंड द क्लाइंट, ये क्लाइंट और ऑडिटर दोनों के इंटरेस्ट में है to issue an engagement letter so that the possibility of misunderstanding is reduced to a great extent। सिंपल है, एंगेजमेंट लेटर हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि सब कुछ लेटर के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा पैराग्राफ था, ठीक है, कि अगर कंपनी है तो उसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट है कि उसको अपने अकाउंट ऑडिट कराने हैं और कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कि कौन ऑडिटर अपॉइंट होगा, उसकी ड्यूटी क्या रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर कोई कंपनी नहीं है तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वही होने वाला है। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट both for the auditor and the client that each party should be clear about the nature of audit, about the nature of engagement and scope of work, ठीक है। चलो, in case of partnerships a few more precautions are needed। the appointment of auditor is normally governed by the partnership deed। पार्टनरशिप फॉर्म की अगर बात करें तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि ऑडिटर कौन अपॉइंट हो सकता है, तो पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। द अकाउंटेंट व्हेन ही इज अप्रोच्ड फॉर अंडरटेकिंग अ प्रोफेशनल असाइनमेंट बाय अ फर्म और अ पार्टनर ऑफ फर्म शुड फर्स्ट गेट क्लियर आइडिया ऑफ द नेचर ऑफ द सर्विस। अगर आप ये ध्यान में रखो बच्चों, अगर आप आगे जाके CA बनोगे,
बनोगे बनोगे, अगर की बात ही नहीं है, डेफिनेटली बनोगे। अब आप आज आगे जाके आप सीए बनने वाले हो, तो आप अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म का ऑडिट हाथ में लेते हो ना, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हेन ही इज अप्रोच्ड फॉर अंडरटेकिंग अ प्रोफेशनल असाइनमेंट, ठीक है, बाय अ फर्म और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, अगर कोई फर्म या पार्टनर ऑफ अ फर्म आपको अप्रोच करता है फ्यूचर में कि भाई हमारे लिए आप ये असाइनमेंट परफॉर्म करिए, तो आपको पहले क्या करना है, पहले एक क्लियर आइडिया आपको लेनी चाहिए कि क्या सर्विस मेरे को आपको प्रोवाइड करनी है, वो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। एंड देन उसको इंश्योर करना चाहिए कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में टर्म्स है उसके हिसाब से इसका अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं है। नहीं तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर टर्म्स कुछ और रहेगी ना, तो ये गया, इसको पूरी सर्विस तो प्रोवाइड कर देगा लेकिन फीस कुछ भी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना जरूर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एस 210 एग्रीइंग द ऑडिट टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, द ऑडिटर शैल एग्री द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट विद द मैनेजमेंट, ठीक है, एज अप्रोप्रिएट। तो ऑडिटर को क्या करना है, जो एंगेजमेंट की टर्म्स है वो उसको एग्री करनी चाहिए मैनेजमेंट के साथ में, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ये एक ही बातें बार बार ये लोग बोल रहे हैं, पर बहुत सिंपल है। अभी ये अपने क्वेश्चन का पार्ट आ जाता है। द एग्रीड टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। जो एग्रीड टर्म्स है ना, जो एग्रीड टर्म्स है ऑडिट एंगेजमेंट के, वो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या रहना चाहिए वो नीचे दिया हुआ है। तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या क्या कंटेंट रहना चाहिए, वो ये 5 पॉइंट है। समझे आप, पूरा प्लॉट समझ गया क्या एटमॉस्फेयर है। ऊपर उसने बता दिया कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। आपको बता रहा है कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर नीचे दिए गए 5 चीज़ें तो रहनी चाहिए, ठीक है। चलो तो अपन एक बना लेते हैं यहाँ पे, क्या क्या रहना चाहिए ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, करेक्ट है डन। इसके अंदर क्या क्या रहना चाहिए, पहला क्या रहना चाहिए, द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव, उस ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है और ऑडिट का क्या स्कोप है। भाई बिना ऑब्जेक्टिव जाने तो कुछ काम होता ही नहीं है ना। आज मैं लेक्चर आपसे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आपको चैप्टर 1 अच्छा लगा और आपको लगा कि आपको सब कुछ लर्न हो रहा है, तो आप चैप्टर नंबर 2 देखो, चैप्टर नंबर 1 और 2 का टेस्ट दो, और फिर उसके बाद में आपका आप हमारे से लेक्चर सब्सक्राइब करके पूरे अपने ऑडिट लेक्चर अच्छे तरीके से देखो, ठीक है। यही हमारा आपसे ऑब्जेक्टिव है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव वैसे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ये लेक्चर देखने का, कि आपको चैप्टर 1 पूरा याद हो जाए, आपको चैप्टर 1 पूरा समझ जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर रहना जरूरी है। द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका स्कोप क्या है, पहले आपको ये तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में ही लिखा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। दूसरा क्या है भाई, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंपल सा पॉइंट है। एज एन ऑडिटर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो भी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिखी होनी चाहिए, ताकि मैनेजमेंट को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि भाई तुमने तो ये परफॉर्म ही नहीं किया, अरे तुमने तो ये किया ही नहीं। तो आप ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दिखा सकते हो कि देखो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये लिखा हुआ था। वैसा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें लिखनी चाहिए, ताकि मैनेजमेंट दिखा सके कि भाई देख मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, ठीक है। तो पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है। ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। जो कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, उस कंपनी को कौन सा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगता है, वो आपको आइडेंटिफाई करके आपके ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिखना चाहिए। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए कौन सा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगता है, ये आपको वहाँ पे लिखना चाहिए। और लास्ट है रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट्स टू बी इशूड बाय द ऑडिटर। कोई भी रिपोर्ट जो ऑडिटर को इशू करनी है, ठीक है, उसका क्या फॉर्म है, किस फॉर्म में उस रिपोर्ट को इशू करना है, क्या कंटेंट है उस रिपोर्ट के, वो भी आपको रेफरेंस जो है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में दे देना चाहिए, ताकि कोई भी फ्यूचर में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ना हो, ठीक है। चलो तो क्या 5 पॉइंट थे। एक पहला पॉइंट क्या था, ये हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या क्या पॉइंट लिखे रहने चाहिए। पहला पॉइंट क्या था कि भाई एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, पहले वो एक पॉइंट हो गया। फिर एक है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट ये था कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ऑफ मैनेजमेंट। और लास्ट पॉइंट क्या है कि एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट रिक्वायर्ड टू बी इशूड। डन, सिंपल, ठीक है। तो कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करने के पहले ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देना जरूरी है, और ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर ये 5 पॉइंट रहने चाहिए। ये बहुत एग्जामिनेबल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, आया हुआ भी है, ठीक है। तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है, ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है, ठीक है, कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आप अप्लाई करने वाले हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते समय आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट क्या है कोई भी रिपोर्ट का जो मैं इशू करने वाला हूँ, ठीक है। चलो नाउ आता है रिकरिंग ऑडिट। क्या आता है, रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट क्या है रिकरिंग ऑडिट मतलब बेसिकली क्या कि मान लीजिए ये एक सीए फॉर्म है, ठीक है, सीए फॉर्म है और ये ऑडिटर है मान लीजिए XYZ लिमिटेड की, ठीक है। तो ये 2019-20 को भी इसकी ऑडिटर थी, 2020-21 को भी इसकी ऑडिटर थी, ठीक है, और 2021-22 में भी ये इनकी ऑडिटर है। तो ये इसको बोलते हैं रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट मतलब सालाना आप उसके ऑडिटर हो, हर साल यू आर द ऑडिटर ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी, ठीक है। सो इसमें क्या बोलता है, ऑन रिकरिंग ऑडिट्स द ऑडिटर शैल असेस, ठीक है, वेदर द सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट टू बी रिवाइज्ड, ठीक है। अभी क्या है, जब इसने पहला ऑडिट लिया होगा 2019-20 का, तब ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दिया होगा, करेक्ट है। तो उस ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में ये ऊपर दिए गए टर्म्स होंगे, तो उसको क्या करना चाहिए, हर साल जब वो अपना रिकरिंग ऑडिट कर रहा है उसको ये देखना चाहिए कि जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है क्या उनमें कोई रिविजन चाहिए, क्या उनको चेंज करने का रिक्वायरमेंट है, क्या उनमें कोई अल्टरेशन करना है, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है बेसिकली ऑन रिकरिंग ऑडिट द ऑडिटर शैल असेस वेदर द सर्कमस्टेंसेस, ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस है क्या जो ये जिनसे हमको ये लग रहा है कि ऑडिट एंगेजमेंट को जो है वो हमको रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। एंड वेदर देयर इज अ नीड टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। और क्या कोई ज़रूरत है क्या कि हम जो मैनेजमेंट है उसको हम लोग रिमाइंड कराए कि भाई ऑडिट एंगेजमेंट के क्या टर्म्स थे। अब सर ये सब क्यों बोल रहे हो, देखो कैसा है ना बच्चों कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो है वो तो उसने इनिशियल ईयर में दे दिया, मतलब 2019-20 में उसने दे दिया, यहाँ पे उसने दे दिया, लेकिन अब वो अगले साल जब ऑडिट के लिए आया तो उसको ऐसा लगा कि शायद कोई कन्फ्यूजन है मैनेजमेंट में और मेरे में, जो उसको 19-20 में लगा था, पिछले साल उसको लगा था कि कुछ तो कन्फ्यूजन है। अगर ऐसा कुछ है तो 2020-21 में वो फिर से एक बार टर्म्स जो है वो मैनेजमेंट को बता सकता ना कि देखो सर ये टर्म हमारे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में है, आपको कुछ कंफ्यूजन है क्या, अगर है तो बताओ हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है रिकरिंग ऑडिट में कि आपको हर साल ऑडिट चालू करने के पहले देखना चाहिए कि वेदर देयर आर एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, विच रिक्वायर द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट टू बी रिवाइज्ड, और आर देयर एनी नीड टू नरेट द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट टू द मैनेजमेंट, क्या उनको वापस से रिमाइंड कराना जरूरी है या नहीं है, ठीक है। तो 2 पॉइंट इसमें आ गए, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ तक आया है और एक पॉइंट आया है यहाँ से, ठीक है, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑडिटर मे डिसाइड नॉट टू सेंड अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और अदर रिटन एग्रीमेंट ईच पीरियड। अब ऑडिटर बोल सकता है कि यार बार बार हर साल में अगर आपको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दूंगा तो वो कोई मतलब थोड़ी है, ठीक है। तो ऑडिटर ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये आपको एमसीक्यू में या करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है, ठीक है, कि ऑडिटर मान लीजिए बोलता है कि मैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर नहीं दूंगा हर साल, पता ये सही है गलत है, सही है, ऑडिटर डिसाइड कर सकता है कि उसको नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर या फिर दूसरा एग्रीमेंट हर साल उसको भेजने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, वो ये सोच सकता है। लेकिन हाउएवर द फॉलोइंग फैक्टर्स, अगर नीचे दिए गए फैक्टर्स अगर है, ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट होगा कि वो ऑडिटर जो है वो अपने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को रिवाइज कर दे या फिर एग्जिस्टिंग टर्म जो है वो उनको रिमाइंड करवा दे, किनको, मैनेजमेंट को, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑडिट ऑडिटर शुड एंश्योर वेदर देयर आर एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, विच रिक्वायर अ रिवीजन इन द ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, ठीक है, क्या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिसके कारण आपको ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स को रिवाइज करना है, या फिर क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि आपको मैनेजमेंट को रिमाइंड करवाना है करंट एंगेजमेंट टर्म्स, कि कोई कंफ्यूजन होगा इसके लिए आपको रिमाइंड करवाना है, ठीक है।
ऑडिटर ये डिसाइड कर सकता है टू नॉट टू इशू अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एवरी टाइम। ये वो कर सकता है कि उसको जरूरी नहीं कि वो नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर हर बार दे, लेकिन अगर नीचे दिए गए ये 3-4 चीजें हैं तो इट इज रिक्वायर्ड on the part of auditor, it is appropriate to revise the audit engagement terms or to remind the audit engagement terms. Revise और remind. अब वो factors क्या है सर? वो factors ये है, any indication that the entity misunderstands the objective and scope of audit. अगर आपको कोई भी indication लग रहा है कि entity जो है वो ऑडिट के स्कोप और स्कोप या फिर ऑब्जेक्टिव को मिसअंडरस्टैंड कर रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फटाक से उसको रिमाइंड करवा देना चाहिए कि ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स ये थे, या फिर आपको अपने ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स को रिवाइज कर देना चाहिए। तो क्या पहला पॉइंट है, एनी इंडिकेशन दैट द एंटिटी मिसअंडरस्टैंड, क्या एनी इंडिकेशन दैट द एंटिटी मिसअंडरस्टैंड। सेकंड पॉइंट क्या है, एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कोई भी रिवाइज या फिर स्पेशल टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है क्या, ठीक है, एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या है, अभी रिवाइज और ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। इस पॉइंट में क्या है कि मान लो पहला साल का ऑडिट हो गया, अब दूसरे साल में अगर मैनेजमेंट खुद से बोलता है कि यार ये थोड़ा टर्म चेंज कर देते हैं या फिर इसको ऐसा कर देते हैं, तो इन दैट केस तो आपको नया लेटर देना ही पड़ेगा। तो अगर कोई भी रिवाइज या फिर स्पेशल टर्म्स आती है तो आपको नया लेटर देना पड़ेगा। उसके बाद में अ रिसेंट चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, अगर कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट में रिसेंटली चेंज हुआ है तो ये कभी भी अप्रोप्रिएट है कि आप नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दे दो, ताकि जो नए लोग मैनेजमेंट में आए हैं उनको मालूम पड़े कि ऑडिट टर्म्स के एंगेजमेंट क्या है, ठीक है। या फिर अ सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, मान लीजिए अंबानी की कंपनी अडानी ने खरीद लिया या अडानी की कंपनी अंबानी ने खरीद लिया, तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट चेंज अगर ओनरशिप में है तो भी उसको ऑडिट एंगेजमेंट फिर से देना चाहिए। तो चेंज इन ओनरशिप आया है, चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट करके आया है, ठीक है। अ सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर और साइज ऑफ द एंटिटीज बिजनेस, एंटिटी के बिजनेस, पहले वो एंटिटी एक स्टार्टअप थी, लेकिन जब अगले साल में हम लोग ऑडिट करने आए तो वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज एनएससी पे लिस्ट हो गया। इन दैट केस तो आपको ऑडिट एंगेजमेंट चेंज करना पड़ेगा, आपका पूरा स्कोप चेंज हो गया, करेक्ट ना। तो एक सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है नेचर और साइज ऑफ द एंटिटीज बिजनेस में, नेचर और साइज में एक सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है। उसके बाद में अ चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में कोई चेंज हो गया, मान लीजिए कंपनीज एक्ट पूरा की पूरा चेंज हो गया, कंपनीज एक्ट पूरा की पूरा चेंज हो गया तो भी दिक्कत है, राइट। उसके बाद में अ चेंज इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसको यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं उसी में चेंज हो गया, अगर वो हो गया तो फिर डेफिनेटली होगा। अ चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, या फिर कोई भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है अगर उनमें कोई चेंज होता है तो आपको एक रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर दे देना है, अपन रिवाइज, ठीक है। बहुत सिंपल था ये पॉइंट कि क्या सिचुएशंस है जिसके कारण आपको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करना पड़ेगा या नया देना पड़ेगा या रिमाइंड करवाना पड़ेगा। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ठीक है, क्या सिचुएशन है ऐसी। पहला सिचुएशन क्या है, पहला सिचुएशन क्या है, एक है चेंज इन ओनरशिप, चेंज इन ओनरशिप, परफेक्ट है। फिर एक है चेंज इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में चेंज हो गया, चलो ठीक है। और क्या पॉइंट थे जिसके कारण हमको देना चाहिए, अगर हमको कोई टर्म्स रिवाइज हो गए, रिवीजन इन टर्म्स, रिवीजन इन टर्म्स, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हो गया, या फिर अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज होगी, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अगर चेंज हो गई, ठीक है, या फिर साइज एंड नेचर चेंज हो गया, सिग्निफिकेंट चेंज हो गया, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स थे, इसे तो एक बार देख लेना आप, ठीक है। चलो रिकरिंग ऑडिट हो गया, ये वाला इलस्ट्रेशन एक बार देख लेना, कुछ भी नहीं है। नाउ है लिमिटेशन ऑन स्कोप, लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, ऑडिट एंगेजमेंट के एक्सेप्टेंस के पहले, ऑडिट एंगेजमेंट के एक्सेप्टेंस के पहले ही एक बहुत बड़ा लिमिटेशन ऑन स्कोप लग गया है, ठीक है। वो पॉइंट ये है, देखते क्या बोलता है। बस पेशेंस रखना, मेरे ख्याल से अब हो गया, अब कुछ भी नहीं है, बस ये लास्ट पेज ही है, बस दैट्स इट, ये लास्ट पेज है, बस मतलब लास्ट सेकंड पेज है, बस हो गया ऑलमोस्ट। तो क्या है, इफ मैनेजमेंट
or those charged with governance impose a limitation on the scope of auditor's work in the terms of a proposed audit engagement such that the auditor believes the limitation will result in the auditor disclaiming an opinion on the financial statements. The auditor shall not accept such a limited engagement as an audit engagement unless required by law or regulation to do so. क्या पॉइंट है? अभी आप इतना समझो कि ऑडिट ओपिनियन ना, ऑडिट ओपिनियन जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक होता है क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन। क्या होता है? क्वालिफाइड ओपिनियन। और एक होता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन की बात करी जाए तो क्वालिफाइड ओपिनियन इज अ रॉन्ग, मतलब एक नेगेटिव ओपिनियन है। ये नेगेटिव ओपिनियन है। ये ओपिनियन अगर ऑडिटर कर रहा है तो ऑडिटर बोल रहा है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सही नहीं है। और अनक्वालिफाइड ओपिनियन मतलब पॉजिटिव ओपिनियन है। ठीक है, अभी इसके ऊपर सेपरेट चैप्टर है, बहुत डिस्कशन होगा, इसके लिए मैं आपको ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। तो वो बेसिकली क्या बोल रहा है कि आप ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, ये फर्म है, ठीक है, और ये एंटिटी है। अभी आप बीइंग अ सीए फर्म, आप एंटिटी से ऑडिट एक्सेप्टेंस कर रहे हो, ठीक है, कि मैं ऑडिट आपका करने को रेडी हो, सब कुछ हो गया, लेकिन जो ऑडिट के एंगेजमेंट टर्म्स है ना, उसमें मैनेजमेंट ने बहुत ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लिख दी है कि हम आपको हमारे एम्प्लॉय से बात करने नहीं देंगे, और ये सब ऐसा अलग अलग रेस्ट्रिक्शन लिख दिए, जिसके कारण क्या हुआ कि ये सीए फर्म सोच रही है कि यार ये रेस्ट्रिक्शन के कारण जो है मेरे स्कोप ऑफ वर्क, मेरे काम पे बहुत लिमिटेशंस आ गए, ठीक है, बहुत रेस्ट्रिक्शंस मैनेजमेंट ने लगा दिए। अगर ऐसा इसको लगता है तो उसको ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो यही बोल रहा है कि इफ़ द मैनेजमेंट, ठीक है, ये और दो शब्द गवर्नेंस ने ये काट दो, इफ द मैनेजमेंट इम्पोज अ लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर्स वर्क, ऑडिटर के काम के ऊपर एक लिमिटेशन लगा देता है, लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर्स वर्क, ऑडिटर के वर्क का जो स्कोप है, जो दायरा है, उस पर एक लिमिटेशन अगर लगा देता है इन द टर्म्स ऑफ अ प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है, प्रपोज्ड जो ऑडिट एंगेजमेंट है उस मतलब जो ऑडिट एंगेजमेंट चालू होने वाला है उसके लिए, सच दैट द ऑडिटर बिलीव्स दैट द लिमिटेशन विल रिजल्ट इन द ऑडिटर डिस्क्लेमिंग इन ओपिनियन। डिस्क्लेम मतलब खराब ओपिनियन देना, मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन देना। यहाँ पे आप काट के लिख दो क्वालिफाइड ओपिनियन, क्योंकि ये डिस्क्लेमिंग का ओपिनियन आपको अलग चैप्टर में पूरा समझ में आएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। तो इट विल रिजल्ट इन द ऑडिटर क्वालिफाइंग इन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उस केस में क्या है, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट सच लिमिटेड एंगेजमेंट, ठीक है, एज एन ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है, अनलेस लॉ और रेगुलेशन से मैंडेटरी होता है कि उसको एक्सेप्ट करना है तो बात अलग है, नहीं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सिंपल है। चलो अभी एनालिसिस क्या बोलती है, अब वो सेम है जो मैंने बताया, वो सेम है, इसको इग्नोर करो। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट था, राइट, इसमें कुछ भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ करेक्ट इनकरेक्ट के हिसाब से पॉइंट है, इसमें कुछ लर्न करने वाला भी नहीं है, करेक्ट इनकरेक्ट लिख दो यहाँ पे। चलो अब आते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन एंगेजमेंट, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन एंगेजमेंट। एन ऑडिटर हु बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट कंप्लीट करने के पहले, मतलब ऑडिट चालू कर दिया लेकिन ऑडिट अभी तक खत्म नहीं हुआ, उसके बीच में, तो एन ऑडिटर हु बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट इज रिक्वेस्टेड टू चेंज द एंगेजमेंट टू वन which provides a lower level of assurance should consider the appropriateness of doing so। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है वो कि ऑडिटर का ऑडिट चालू है, ठीक है, ऑडिटर का ऑडिट चालू है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ऑडिटर का ऑडिट चालू है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने क्या बोला कि भाई एक काम करो, आप है ना इतनी डिटेल में चेकिंग मत करो, ठीक है, आप क्या करो ऊपरा ऊपरी चेक कर लो और बता दो सब कुछ ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ऑडिटर एक लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस दे पाएगा, एक लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस दे पाएगा कि जो मैंने चेक किया वो सब कुछ ठीक है या नहीं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने क्या किया, एंगेजमेंट के टर्म्स चेंज कर दिए, ठीक है, या टर्म्स चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो इन दिस सिनेरियो क्या करना चाहिए ऑडिटर को, इन दिस सिनेरियो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एन ऑडिटर हु बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट कंप्लीट होने के पहले इज रिक्वेस्टेड टू चेंज द एंगेजमेंट टू वन विच प्रोवाइड्स अ लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, ठीक है। अगर मैनेजमेंट उसको रिक्वेस्ट करता है कि भाई एंगेजमेंट को आप चेंज करो और ऐसे चेंज करो कि एक लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस ही प्रोवाइड कर पाएगा ऑडिटर, बहुत श्योरिटी से नहीं बोल पाएगा कि सब कुछ ठीक है, लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस दे पाएगा। तो ऑडिटर को ये करने के पहले
अप्रोप्रिएटनेस चेक करना चाहिए कि ये करना सही है या नहीं, ठीक है। अब वो कैसे करेगा? अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट फॉर द ऑडिटर टू चेंज द एंगेजमेंट मे रिजल्ट फ्रॉम। अभी ऐसी रिक्वेस्ट और मैनेजमेंट क्यों करेगा? आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा मैनेजमेंट क्यों बोलेगा? तो पहला क्या है, अ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द नीड फॉर द सर्विस। ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए जिसके कारण जो सर्विस है उसको अफेक्ट हो रहा है, ऑडिटर की सर्विस को अफेक्ट हो रहा है। मान लीजिए कि कंपनी में कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा हो गया, ठीक है, कंपनी की बहुत 70% कंपनी फायर में चल गई, ऐसा कुछ बहुत वियर्ड सा हो गया तो बात अलग है, वो उसकी बात कर रहा है कि अ चेंज इन सर्कम, ऐसे हालात बदल गए, अ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द नीड फॉर द सर्विस, ठीक है। सेकेंड है अ मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ एन ऑडिट और रिलेटेड सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्टेड, ठीक है। अभी ये और से लेके आप काट दो, तो क्या पॉइंट है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, ऑडिटर ने कुछ और सोचा, मैनेजमेंट ने कुछ और सोचा। अगर ऐसा कुछ है तो फिर मैनेजमेंट बीच में बोल रहा है कि प्लीज आप एंगेजमेंट चेंज कर दो, ठीक है। तो अ मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ एन ऑडिट, ऑडिट की नेचर को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद में थर्ड है अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट, एंगेजमेंट के स्कोप के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, एंगेजमेंट के स्कोप के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। अगर एंगेजमेंट चल रहा है, ठीक है, और बीच में ही जो है मैनेजमेंट ने कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दिए या फिर अपने आप कोई रेस्ट्रिक्शन लग गए, अगर ऐसा है तो भी मैनेजमेंट बोल सकता है कि भाई आप प्लीज एंगेजमेंट को चेंज कर दो। तो क्यों बोलेगा मैनेजमेंट एंगेजमेंट को चेंज करने के लिए? कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट के स्कोप के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लग गया, ठीक है। द ऑडिटर वुड कंसिडर केयरफुली द रीजन गिवन फॉर द रिक्वेस्ट, पर्टिकुलरली द इम्प्लीकेशन ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन। अभी रिक्वेस्ट मैनेजमेंट ने कर दिया कि भाई प्लीज चेंज करो, तो ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर वुड कंसिडर केयरफुली द रीजन गिवन फॉर द रिक्वेस्ट, कि क्यों ये रिक्वेस्ट मैनेजमेंट ने किया वो पहले वो कंसिडर केयरफुली समझेगा। पर्टिकुलरली द इम्प्लीकेशंस ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, स्पेशली एनी लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल इम्प्लीकेशन। पर्टिकुलरली उसको ये देखना है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन मैनेजमेंट ने लगाया है स्कोप के ऊपर, उसकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। कहीं ऑडिटर के पार्ट पे कोई पेनल्टी तो नहीं आएगी, कहीं ऑडिटर को कोई पेनल्टी तो नहीं भरनी पड़ेगी, सिंपल है ना। अभी हम लोग ये पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग ये पॉइंट ये पढ़ रहे हैं कि ऑडिट एंगेजमेंट के दौरान, बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, इफ द मैनेजमेंट रिक्वेस्ट द ऑडिटर टू चेंज द एंगेजमेंट और पुट्स एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस टू द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, then in that case auditor should carefully understand the reason for such a request made by the management ऐसा रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है, और उसको देखना है कि जो रेस्ट्रिक्शन मैनेजमेंट ने लगाए हैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंगेजमेंट के स्कोप पे लगे हैं, उसका कोई लीगल इम्प्लीकेशन ऑडिटर के पार्ट पे तो नहीं है, ठीक है। इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन टू चेंज द एंगेजमेंट, अगर ऑडिटर को ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन है एंगेजमेंट चेंज करने के लिए, एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि हाँ भाई एंगेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा ऑडिटर को लगता है, एंड इफ द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड complied with essays applicable to the change engagement, the report issued would be appropriate for the revised terms of engagement. In order to avoid confusion, the report would not include reference to. अभी वो क्या बोल रहा है कि अगर ऑडिटर ने पूरा एनालाइज कर लिया, एनालाइज करने के बाद में ऑडिटर को लगता है कि नहीं यार एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो सही है, और देयर हैज टू बी अ चेंज इन द एंगेजमेंट, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, ऑडिटर क्या करना है, एंड इफ द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड कंप्लाइड विद एसेज एप्लीकेबल टू द चेंज्ड एंगेजमेंट, जो एंगेजमेंट को हमने चेंज कर दिया, अभी तक अपने जो काम कर लिया, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ऑडिट एंगेजमेंट खत्म नहीं हुआ, देखो ये क्या हुआ, ये अपॉइंट हुआ, ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट चालू हो गया, ठीक है, यहाँ से ऑडिट एंगेजमेंट चालू हो गया, अभी हमारा काम करना चालू है, अभी बीच में आके मैनेजमेंट ने बोला कि चेंज करना है, एंगेजमेंट में चेंज करना है, चेंज इन एंगेजमेंट करना है, ठीक है, तो ऑडिटर को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम सोचते क्या करना है, पहले तो ऑडिटर को देखना है कि ये चेंज इन एंगेजमेंट जो मैनेजमेंट मांग रहा है, इससे मेरे स्कोप ऑफ एंगेजमेंट में क्या रेस्ट्रिक्शन लग रहे हैं, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस व्हिच आर अप्लाइड ऑन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है, एंड ऑडिटर हैज टू केयरफुली अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई मैनेजमेंट इज आस्किंग फॉर द चेंज इन एंगेजमेंट, कि क्यों वो मांग रहा है, ठीक है, वो मांगने के बाद में ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ सच अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, इसका लीगल इम्प्लीकेशन क्या है, ठीक है, वो उसको देखना है। अभी जो बीच में ये चेंज जो ऑर्डर मैनेजमेंट ने बोला है, यहाँ तक तो काम परफॉर्म किया है, यहाँ तक तो काम परफॉर्म किया है, किसने परफॉर्म किया है, यहाँ तक तो काम ऑडिटर ने परफॉर्म किया है, तो
तो वो क्या बोल रहा है कि जब अगर ऑडिटर जस्टिफाइड है कि जो मैनेजमेंट बोल रहा है कि चेंज करो एंगेजमेंट में, इफ द ऑडिटर इज जस्टिफाइड कि हाँ ये चेंज करना चाहिए, देन द ऑडिटर हैज टू अंडरस्टैंड कि जो वर्क उसने परफॉर्म किया है, इफ दिस इज वैलिड इन केस ऑफ चेंज एंगेजमेंट में जो चेंज हो रहा है उस केस में ये जो ऑलरेडी परफॉर्म्ड वर्क है अगर वो वैलिड है, देन इन दैट केस उसको फिर से वो रीपरफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। आप समझे पूरा खेल, ठीक है। तो अगर बीच में चेंज इन एंगेजमेंट की बात मैनेजमेंट कर रहा है, देन द ऑडिटर हैज टू अंडरस्टैंड दैट द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड इज कंप्लाइड विद एसेज एंड इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ चेंज इन एंगेजमेंट। अगर वो एप्लीकेबल है तो उसको फिर से रीपरफॉर्म करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर से मैं पॉइंट पढ़ता हूँ, इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन टू चेंज द एंगेजमेंट, कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि एंगेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा, एंड और इसके अलावा एंड इफ द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड कंप्लाइड विद एसेज एप्लीकेबल टू द चेंज एंगेजमेंट, अगर वो चेंज एंगेजमेंट को एप्लीकेबल है, द रिपोर्ट इशूड वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द रिवाइज्ड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। फिर इन दिस केस जो ऑडिटर की रिपोर्ट रहेगी ना, वो रिवाइज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के लिए भी वैलिड मानी जाएंगी, क्योंकि उसने जो काम ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया वो चेंज इन एग्रीमेंट में भी वैसे ही बराबर बैठता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल है, डन ना। तो ये इतना पॉइंट इसमें है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन द रिपोर्ट वुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो रिपोर्ट रहेगी, रिपोर्ट मतलब ऑडिट रिपोर्ट, जो ऑडिट खत्म होने के बाद वो देगा, ठीक है, उसमें कोई रेफरेंस नहीं रहेगा, ओरिजिनल एंगेजमेंट का भी कोई रेफरेंस नहीं रहेगा, और ऐसी कोई भी प्रोसीजर का दैट मे हैव बीन परफॉर्म्ड इन द ओरिजिनल एंगेजमेंट, मतलब ओरिजिनल एंगेजमेंट का कोई भी जिक्र ऑडिट रिपोर्ट में नहीं रहेगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। जो भी है नया एंगेजमेंट के हिसाब से, चेंज्ड एंगेजमेंट के हिसाब से रिपोर्ट रहेगा, ओरिजिनल एंगेजमेंट का कोई भी उसमें जिक्र नहीं रहेगा। द ऑडिटर शुड नॉट एग्री टू अ चेंज ऑफ एंगेजमेंट, ऑडिटर को चेंज ऑफ एंगेजमेंट को एग्री नहीं करना चाहिए। कब? वेयर देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन, अगर कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो उसको चेंज इन एंगेजमेंट में उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको एग्री नहीं करना चाहिए। इफ द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट आर चेंज, अगर ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स चेंज कर दिए, द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट शेल एग्री ऑन एंड रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इन एन एंगेजमेंट लेटर और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ राइटिंग। अगर आपने एंगेजमेंट टर्म्स को चेंज कर दिया, ठीक है, तो ये रिवाइज्ड एंगेजमेंट टर्म्स जो है उनको एक नए एंगेजमेंट लेटर पे आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल पॉइंट है। इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू एग्री टू अ चेंज ऑफ द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, अगर वो अनेबल टू एग्री है, मतलब वो एग्री नहीं कर रहा है, चेंज को लेके वो एग्री नहीं कर रहा है, एंड इज नॉट परमिटेड बाय द मैनेजमेंट टू कंटिन्यू द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, और मैनेजमेंट उसको बोल रहा है कि जो ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट था वो तुम कंटिन्यू नहीं करो, बंद करो, तुम्हारा ऑडिट बंद करो और यहाँ से जाओ, ठीक है। तो ऑडिटर को क्या करना है उन सिनेरियो में? ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर को विड्रॉ करना है फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है, वेयर पॉसिबल अंडर लॉ और रेगुलेशन, अगर लॉ और रेगुलेशन में पॉसिबल है तो उसको अपने ऑडिट एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लेना चाहिए। एंड उसके अलावा डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी लीगल ऑब्लिगेशन ईदर कॉन्ट्रैक्शन और अदरवाइज टू रिपोर्ट द सर्कमस्टेंसेस टू अदर पार्टीज, क्या उसको ये चीज़ कि भाई मैं विड्रॉ कर रहा हूँ ऑडिट एंगेजमेंट से, क्या उसको कोई ऐसा ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कि उसको ये रिपोर्ट करना है जो भी सर्कमस्टेंस हुए हैं दूसरी पार्टीज को। दूसरी पार्टी मतलब दो शायद गवर्नेंस हो गया या फिर गवर्नमेंट हो गया, रेगुलेटर्स हो गया, ठीक है, वो सब लोगों को, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट हो गया। अभी मैं आपको इसको समराइज करता हूँ, अभी मेरे साथ में इसको आप लिखो, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि if the management before the completion of audit, before the completion of audit कंप्लीट होने के पहले, before the completion of audit, ठीक है, management may request change in engagement। मैनेजमेंट बोल सकता है कि भाई एंगेजमेंट में चेंज करो, करेक्ट है। तो ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर शुड एनालाइज द रेस्ट्रिक्शन, एनालाइज द रेस्ट्रिक्शन on the scope of audit, restriction on the scope of audit, ठीक है, due to revised terms के कारण क्या रेस्ट्रिक्शन लग जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ उसको कर लेनी चाहिए। ये हो गया इतना, है ना। उसके बाद में क्या है? मैनेजमेंट क्यों पूछेगा? मैनेजमेंट चेंज एंगेजमेंट में क्यों बोलेगा? या तो कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए होंगे,
ठीक है, या फिर कोई ऐसा रिवीजन करना होगा एंगेजमेंट में, वो 2-3 पॉइंट उसके अंदर थे। ठीक है, अब ऑडिटर के उसके अलावा क्या करेगा ऑडिटर, ऑडिटर क्या करेगा इसके अलावा, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शुड एनालाइज, शुड कंसिडर the reason for such a change in audit engagement, कि क्यों मैनेजमेंट ये बोल रहा है, ठीक है, रीजन देना है, ठीक है, एंड लीगल implications of the revised terms, on the audit। इसमें कोई लीगल इम्प्लीकेशन तो नहीं है, ऑडिटर के पार्ट में कोई लीगल इम्प्लीकेशन तो नहीं है, ये वो देख लेगा। ठीक है, अगर ऑडिटर जस्टिफाइड, इफ द ऑडिटर इज जस्टिफाइड विद द चेंज, अगर वो चेंज से जस्टिफाइड है, इफ द ऑडिटर इज जस्टिफाइड विद द चेंज इन एंगेजमेंट, तो उसको क्या करना है, एंड द वर्क परफॉर्म्ड is applicable to the revised terms, अगर एप्लीकेबल है, then the report issued will be valid। जो पूरा रिपोर्ट जो उसने पुराने काम के ऊपर जो रिपोर्ट वो देगा वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बोला कि रिपोर्ट शुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस। ठीक है, रिपोर्ट शुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू ओरिजिनल एंगेजमेंट। ठीक है, रिपोर्ट ओरिजिनल एंगेजमेंट का कोई रेफरेंस नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, उसके बाद में इफ ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड, इफ ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड with reason to change, and management is not allowing to continue original engagement कंटिन्यू करने के लिए मना कर रहा है, ओरिजिनल एंगेजमेंट। ठीक है, देन इन दैट केस क्या है, इसको क्या करना चाहिए, विड्रॉ from engagement if possible, and ascertain whether any communication of circumstances is required। ठीक है, डन है। ठीक है ना, तो ये आप लिख लिया होगा, आप इसको जस्ट रिवाइज कर लो। ठीक है, ये बहुत सिंपल पॉइंट था और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एक ब्रीफ का। ठीक है, तो ये बहुत इस तरीके से अपन उसको प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये आप लिख लो, लिख के ना वहाँ पे सेकंड लगा दो। ठीक है, चलो ये इलस्ट्रेशन आप पढ़ लेना। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन आप पढ़ लेना, इसमें कोई वो नहीं है, और यहाँ पे अपना चैप्टर जो है ख़त्म होता है। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर 1 अच्छा लगा हो। मैंने बहुत ट्राई किया कि आपको बहुत सारी चीज़ें मैं लर्न करा दूँ। प्लीज़ जो भी मैंने लिखा है वो आप अपने पास में लिखना, और आप अपने हिसाब से भी चैप्टर को थोड़ा एनालाइज कर लो। और हर लेक्चर के बाद में आप प्लीज़ आगे, बहुत सारे बच्चों ने मेरे लेक्चर सब्सक्राइब कर रखे हैं। ठीक है, तो जो भी आगे आपको लेक्चर चैप्टर 2 से मिलने वाले हैं, ठीक है, आप प्लीज़ हर लेक्चर के बाद में उन चीज़ों को वही का वही लर्न कर लीजिए, वही का वही लिख लीजिए। 2 घंटा और लग जाएगा, लेकिन आपका टेस्ट का प्रिपरेशन हो जाएगा। CS सारथी में जो हमारे ऑडिट के लेक्चर्स है, उसमें एक चीज़ हमारा जो फीचर है कि हम हर चैप्टर के बाद में चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो हमारे टीम के साथ में प्लीज़ कनेक्टेड रहना। ठीक है, कुछ रहा तो मुझे इंडिविजुअली आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, कोई भी डाउट रहा, कुछ भी रहा, बेफिक्र आप मुझे कॉल करिए। हम इस लेक्चर्स को टेस्ट के साथ में लेते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ लेक्चर देख रहे हो, आपको हर चैप्टर के बाद में टेस्ट देनी है, ताकि आपका चैप्टर वही का वही अच्छे से हो जाए। ठीक है ना, चलो तो ये चैप्टर 1 आपका हो गया। कुछ भी था इसको फिर से आप रिवाइज कर लेना, ये पूरा यूट्यूब पे हमने डाल रखा है।